हे गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ये यूपीएससी, पीएससी और जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर लूँ कि ये ओवरव्यू वीडियो होने वाली है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएगी, अभी मतलब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इम्पीचमेंट, इलेक्शन, पावर्स एंड आर्टिकल्स रिलेटेड जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है ये कल की वीडियो में कवर होगा, ये वीडियो 2 में कवर होगा। तो आज ये ओवरव्यू वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट होता क्या है? तो पहले तो ये जान लो कि ये द्रौपदी मुर्मू जी है हमारी, जो भी प्रेसिडेंट है। ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की, 15th प्रेसिडेंट है। और ये इनका निवास स्थान है राष्ट्रपति भवन, यहीं पे ये रहती है। इनका सरकारी बंगला समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहीं पे ये रहती है और यही इनका ऑफिस भी है। तो ऑफिस और निवास स्थान दोनों यही है। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम जानते हैं थोड़ा, प्रेसिडेंट होता क्या है। प्रेसिडेंट को इंडिया में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। क्यों? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में फर्क क्या है? जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर हो गए। और ये हेड ऑफ स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है। बहुत बेसिक चीज़ है। देखो, प्राइम मिनिस्टर क्यों हेड ऑफ द गवर्नमेंट? मतलब गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सरकार तो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट को लीड करेगा। और जो स्टेट को लीड करेगा, स्टेट इन द सेंस, स्टेट मतलब इंडिया, पूरे इंडिया को जो लीड करेगा वो होगा हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको, बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें नॉमिनल नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। अब इन्हें नॉमिनल हेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। मतलब कभी आपने सुना है कि हम लोग प्रेसिडेंट को वोट देने जा रहे हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे तो होते नहीं। प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, तो प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए। इन्हें कौन चूज करता है? एमपी, एमएलए। एमपी और एमएलए ये सब मिलकर चूज करते हैं। इसकी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी ये जान लो, एमपीज और एमएलए हैं वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वो आप सोचेंगे कि प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्टेड क्यों नहीं रखा गया, प्रेसिडेंट को भी प्राइम मिनिस्टर की तरह डायरेक्टली इलेक्टेड क्यों नहीं रखा गया? तो भाई तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये डिबेट छिड़ी थी। तो इसमें निष्कर्ष ये निकला कि प्राइम मिनिस्टर तो पहले से ही इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, और जो प्रेसिडेंट है इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में अगर किसी बात पे सहमति नहीं बनी तो कौन किसके ऊपर होगा, यहाँ पे बात आ जाएगी। तो प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर तो पहले से ही डायरेक्टली इलेक्टेड है ना, तो उसको प्रेसिडेंट को भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड रखने की जरूरत क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड रखने की जरूरत क्या है? ऊपर से फिर अलग से खर्च भी बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो अब हम आगे थोड़ा बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है इन्हें। एग्जीक्यूटिव हेड क्यों कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव हेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सरकार का जो भी काम होता है, जो भी काम होता है इंडिया से रिलेटेड, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। उसे ध्यान रखना है, वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी उन्हें कहा भी जाता है, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और चीज थोड़ी हम लोग जान लेते हैं, इन्हें सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, ये चीज आपको याद ध्यान रखनी होगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। भाई जो इनका जो ऑफिस है ना, वो बहुत ज्यादा सैनिटाइज्ड है। मतलब उसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। वो उसमें कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दल का ऑफिस है, वो किसी दल का ऑफिस नहीं है, वो एक पूरे इंडिया का ऑफिस है। उसमें पूरे इंडिया के एस्पिरेशंस है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। क्यों ऐसा ही हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ना तो सिर्फ एमपी चूज करता है, ये एमएलए भी चूज करता है। मतलब जो हमारे ग्रास रूट लेवल से जो बंदे उठ के जा रहे हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो भी इसको चूज कर रहे हैं। तो ये मतलब पूरे इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि किसी स्टेट से सिर्फ आ रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से आ रहे हैं। इधर पूरे इंडिया से मिलकर सब लोग चूज करें इस बंदे को, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ही इज सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, ये कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 74, 75 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। बट आपको बेसिकली जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल्स है, इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, इसके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात कर रहा है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, qualification, condition of president office, oath and affirmations,
प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये सब नेक्स्ट वीडियो में बातें होगी, ये सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। होल्डिंग इलेक्शंस क्या है, इसका टाइम क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। The Indian Constitution envisages a parliamentary form of government. Accordingly, the president has been made only a nominal head. ये मैंने आपको बताया nominal head है ये, ठीक है, ये elected head नहीं है, nominal head है। इन्हें सिर्फ मतलब nominal एक तरीके से नाम का, जो सारा काम होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, उनका सिर्फ नाम आता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 53 क्या कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in president and shall be exercised by him either directly or through offices subordinate to him following the constitution। वही मैंने कहा है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, जो भी एग्जीक्यूटिव का जो भी काम है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ठीक है। मतलब काम सारा प्राइम मिनिस्टर और उनके अंदर के जितने ऑफिसर्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं, तो जो नाम होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। आर्टिकल 74 भी है यहाँ पे, देख लीजिए। आर्टिकल 74 बात कर रहा है कि जो, देखिए पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पता होगा, ठीक है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। देखो प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं, बेसिकली मिनिस्टर्स चूज करने के लिए, जो इनके मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गए इनके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आर्टिकल 74 के तहत यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यूनियन काउंसिल मिनिस्टर को हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, जो कि एड और एडवाइस करेंगे, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। मतलब कोई भी मैटर होगा, उस मैटर पे प्राइम मिनिस्टर जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को के साथ मिलकर, इस पहले तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो ये एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे, मतलब डिसीजन होता है इसमें प्राइम मिनिस्टर का ही, बट बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई एड एंड एडवाइस की, ठीक है। अभी एड एंड एडवाइस का क्या चक्कर है, आप इसको जान लो। अब एड एंड एडवाइस, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कुछ भी कह दिया तो क्या प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो अब जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो भी मन करे, जैसे प्राइम मिनिस्टर का मन करे कि भाई इलेक्शन ही ना हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज हुई, तो क्या प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल्स इसका इससे रिलेटेड जो है इसके बारे में हम जानते हैं। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, उससे पहले क्या था कि अगर इनको एड एंड एडवाइस है, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कह दिया वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट लाया था उन्होंने, ठीक है। उसमें उन्होंने कह दिया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो भाई प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे आप कैसे ही मानो, ठीक है, वो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि भाई देखो बात भी सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को तो चूज करके ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हमारी एस्पिरेशंस क्या है, प्रेसिडेंट तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, क्योंकि तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर मतलब हम लोग के एस्पिरेशन, जो हम लोग क्या चाहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे प्रेसिडेंट की कैसे चल सकती है, तो नहीं चलेगी ना। अगर सारा काम अगर प्रेसिडेंट ही करने लग गया अपने मन से, अपने मन से, तो फिर तो हम लोग डेमोक्रेसी हुई नहीं, ट्रू डेमोक्रेसी हुई नहीं। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत इन्होंने क्या कह दिया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो आपको बात माननी पड़ेगी। एड एंड एडवाइस जो है ये बाइंडिंग है, ठीक है। अब उसके बाद बात क्या हुई कि 44th अमेंडमेंट आया, यहाँ पे इमरजेंसी भी लगा हुआ था, ठीक है। जब इमरजेंसी हटा तो 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, ठीक है। इसमें कहा गया कि ये बाइंडिंग तो है, बट आप एक बार इसे फिर से रिकंसिडरेशन के लिए, रिकंसिडरेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, रिकंसिडरेशन के लिए आप फिर से प्राइम मिनिस्टर को भेज सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस किया, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह करके कुछ भी एडवाइस किया उन्होंने प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं भाई ये बात तो जम नहीं रही, ये बात ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो एक बार भेज सकते हैं, अगर दोबारा अगर प्राइम मिनिस्टर ने फिर से सेंड किया तो फिर उनको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, फिर वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, और यही इस पूरे ये जो थ्योरी है इसमें यही चीज लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको समझाया वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आपको नोट्स में सिर्फ ये बनाने की जरूरत है, आपको ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब कुछ देख लेते हैं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसके लिए आप सिंपल से याद कर लो कि 35 ईयर से ज्यादा एज, LOC मतलब लोकसभा के मेंबर बनने लायक होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। LOC से आपको याद हो गया, ठीक है। और 35 ईयर्स ऑफ एज, अब भाई इतना तो आप समझ सकते हो कि भाई किसी भी बच्चे को उठा के तो बना नहीं देंगे, ठीक है। तो कम से कम 35 साल का तो बंदा होना चाहिए, 35 साल तक मैच्योर हो जाता है बंदा, तो मतलब पॉलिटिकली भी काफी मैच्योर हो जाता है, तो उतना तो कम से कम होना चाहिए। फिर वो लोकसभा के मेंबर बनने लायक होना चाहिए। लोकसभा के मेंबर कब बन सकते हैं, 25 ईयर्स से जब प्लस होंगे हम,
तो लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो बेसिक से चीज़ है भाई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होगा तो फिर मतलब वो किसी भी पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल नहीं होता, तो प्रेसिडेंट के लिए कैसे हो सकता है। और सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एकदम सिंपल सी चीज़ है, तो ऐसा तो है नहीं किसी पाकिस्तानी को उठा के बना देंगे हमारा प्रेसिडेंट, ऐसा भी नहीं हो सकता। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और आप इसे याद कर लो LOC, क्यों? क्योंकि जो मैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में बताऊंगा वो बताऊंगा ROC, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काफी सिंपल रहेगा। LOC याद कर लो, 35 ईयर से ज्यादा है, ठीक है। एक और चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो प्री है आजकल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या क्या कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से 3 कंडीशन दे देगा और 1 कंडीशन नहीं देगा, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंडीशन है। आप इसको ये मत सोचो ये तो बेसिक है, इसको छोड़ो, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे और आप फिर बता नहीं पाओगे कंफ्यूजन के कारण, ये चीज होती है। ये मैंने नोटिस करी है, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ हम आगे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो हमने बात करी अभी, 35 ईयर्स ऑफ एज, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कैन द प्रेसिडेंट ऑफिस बी वैकेंट? अच्छा, ये आपने कभी सुना है क्या कि मतलब उसका जो ऑफिस है वो वैकेंट रह जाए, मतलब काफी टाइम तक वैकेंट रह जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस, अगर समझ लो प्रेसिडेंट का ऑफिस एक ही केस में वैकेंट हो सकता है, अगर उसकी डेथ हो गई या उसने टाइम से पहले क्या बोलते हैं अपना त्याग पत्र दे दिया, या उसका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो कौन बनेगा? तो उसकी जगह, प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट पद ले लेता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो मतलब इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या उसके टाइम से पहले डेथ हो जाती है या वो अपना त्यागपत्र दे देता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो अपनी पोस्ट खाली करके वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनको 6 मंथ्स के अंदर फिर से इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 मंथ्स के अंदर उनको फिर से प्रेसिडेंट चूज करना पड़ेगा इनडायरेक्टली इलेक्शंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसको तुरंत करना पड़ेगा। तो जो नया बंदा आएगा वो अगले 5 साल के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग टेन्योर है, अगर वो 3 साल पहले वाले प्रेसिडेंट 3 ईयर्स तक रहे और फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 ईयर्स के लिए रहेंगे, रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं, ये अपना अलग से 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो उसकी जगह कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट। कुछ हो जाता है या त्याग पत्र देते हैं कुछ भी, उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी सिंपल है। और एक और चीज है ये कि जो प्रेसिडेंट है इसका जो पोस्ट है वो वैकेंट नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि भाई, अब कभी आपने सुना है कि हमारे अभी अभी के टाइम पे मतलब कभी भी आपने सुना है कि अभी प्रेसिडेंट कोई है ही नहीं? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा ही। अगर प्रेसिडेंट कुछ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट कुछ हो गया तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद संभालेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, ये मैंने ओवरव्यू दिया है। बाकी का जो कुछ टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम लोग ये जो 4 टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।